वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेस 786। आज हम इस वीडियो में 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का लेसन 1 शीत युद्ध का दौर करने वाले हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी पुरानी वीडियो में 12th क्लास का टर्म वाइज सिलेबस भी चेक कर सकते हो कि टर्म 1 में क्या आने वाला है और टर्म 2 में क्या आने वाला है। तो आज हम शुरू करते हैं 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस लेसन 1 शीत युद्ध का दौर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शीत युद्ध का दौर है क्या। शीत युद्ध का मतलब ही क्या है, चैप्टर से ही पता लग रहा है। शीत युद्ध का दौर, दौर का मतलब होता है टाइम पीरियड, समय। ऐसा दौर कहते हैं जैसे अब कैसा दौर चल रहा है, कोरोना का दौर चल रहा है। दौर मतलब समय। तो इस चैप्टर में हम कैसे दौर की बात करेंगे, शीत युद्ध के दौर की बात करेंगे। लेकिन शीत युद्ध का मतलब होता क्या है, हम पहले ये समझते हैं। पहले हमें चैप्टर का मतलब समझ आ जाएगा, तब हमें अंदर की बात समझ आएगी। पहले हम चैप्टर का मीनिंग ही समझते हैं। चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। दौर मतलब मैंने बता दिया, समय। क्लियर। अब बात करेंगे शीत युद्ध। शीत युद्ध का मतलब होता क्या है। फोर्थ से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि शीत युद्ध और विश्व युद्ध क्या है। क्या शीत युद्ध और विश्व युद्ध सेम चीज है? नहीं, शीत युद्ध अलग है और विश्व युद्ध अलग है। मैं आपको विश्व युद्ध के बारे में बताऊंगी, लेकिन पहले हम शीत युद्ध से ही अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है शीत युद्ध का दौर। जब शीत युद्ध क्लियर हो जाएगा तो विश्व युद्ध खुद क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध है क्या बेटा जी? शीत युद्ध का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति। शीत युद्ध का मतलब होता है कि ऐसी परिस्थिति जब किसी भी दो समूह या दो से अधिक समूहों के बीच युद्ध जैसी स्थिति तो बनी रहती है, लेकिन आमने सामने कोई युद्ध नहीं होता है। शीत युद्ध का मतलब क्या होता है? शीत युद्ध से अभिप्राय है जब दो महाशक्तिशाली देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति तो बनी रहती है, लेकिन आमने सामने कोई युद्ध नहीं होता है। क्यों युद्ध नहीं होता है? उन्हें यह आशंका रहती है कि अगर मैं उसके ऊपर वॉर करूंगा, मैं लड़ाई करूंगा आतंकवादी गतिविधियों के साथ मिलकर, या मैं किसी भी एटॉमिक बॉम्ब का यूज करूंगा, कहीं ऐसा ना हो उसके पास मुझसे ज्यादा हथियार हो, कहीं उसके पास मुझसे ज्यादा हथियार ना हो। इसलिए ही क्या होता है कि आपस में ही तनातनी रहती है, यानी सिर्फ मुंह की लड़ाई रहती है, सिर्फ और एक जेलस वाली लड़ाई रहती है, सिर्फ एक कंपटीशन होता है। उसे ही कहते हैं शीत युद्ध। अगर डेफिनेशन आ जाए एग्जाम में कि शीत युद्ध क्या है, वैसे तो आपका एग्जाम मैंने बताया ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाला है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में ही कि शीत युद्ध क्या है। आपको 4 ऑप्शन दे सकते हैं। हथियारों की लड़ाई है, परमाणु बमों की लड़ाई है, एक देश दूसरे देश पर बिना बताए आक्रमण कर देता है, या फोर्थ ऑप्शन में दे सकते हैं कि शीत युद्ध का अर्थ है विचारों की लड़ाई। तो आपको पहचानना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप क्या बताओगे? शीत युद्ध का अर्थ है विचारों की लड़ाई। क्लियर। अब मैं बताती हूँ आगे, और ध्यान से सुनो। शीत युद्ध की एक और बात, ध्यान से डेफिनेशन सुनो। शीत युद्ध से अभिप्राय है जब दो महाशक्तिशाली देश, अब दो महाशक्तिशाली देश कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। यानी शीत युद्ध से अभिप्राय है जब दो महाशक्तिशाली देश, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों के बीच युद्ध जैसी स्थिति तो बनी रही थी, लेकिन आमने सामने कोई युद्ध नहीं हुआ था। इसे ही किस नाम से जाना जाता है? शीत युद्ध। लेकिन अब बात आती है कि शीत युद्ध तो क्लियर हो गया कि भाई संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारों की लड़ाई हुई थी और आपस में कोई युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, जन और माल की कोई हानि नहीं हुई थी, जैसे विश्व युद्ध में हानि हुई थी, शीत युद्ध में ऐसी कोई हानि नहीं उठानी पड़ी। लेकिन शीत युद्ध हुआ क्यों था? शीत युद्ध किस चीज का युद्ध था? अगर विचारों की भी लड़ाई थी, अगर आपसी तनातनी थी, मन मुटाव था, तो हुआ क्यों था? शीत युद्ध का सबसे बड़ा कारण माना जाता है वैचारिक, उनकी जो वैचारिक अवधारणाएं हैं, जो उनकी विचारधारा है, उस चीज को लेकर इन दोनों महाशक्तियों के बीच तनातनी बनी हुई थी। अब हम इनकी कुछ विचारधाराओं के बारे में बात कर लेते हैं। शीत युद्ध तो आपको क्लियर हो गया। अभी मैं आपको टाइम पीरियड भी बताऊंगी। शीत युद्ध कब से कब तक चला, किस तरीके से कंटिन्यू रहा, शीत युद्ध कब समाप्त हुआ, ये सारी बातें भी हम डिस्कस करेंगे। पहले कुछ मेन बातें हम डिस्कस कर लेते हैं।
कुछ छोटी छोटी टर्म्स अगर आप समझ लोगे इस चैप्टर की, पार्ट 1 में मैं छोटी छोटी टर्म के बारे में ही डिस्कस करूंगी, ताकि जब आपको शीत युद्ध का दौर की छोटी छोटी बातें पता लग जाएंगी तो अंदर का आप खुद समझ लोगे। क्योंकि आपका एग्जाम बेशक ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाला है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपके क्वेश्चन रीजन और एसेसिनेशन बेस पर भी होंगे। आपको असेस करना है कि ये आंसर होगा या ये होगा। आपको ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कुछ विचारधाराएं हम बात कर लेते हैं, जैसे अमेरिका और यूएसएसआर, अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कुछ विचारधाराएं थी। जैसे अमेरिका पूंजीवाद को मानता था। अमेरिका की जो विचारधारा थी वो पूंजीवादी विचारधारा थी, उदारवादी विचारधारा थी। पूंजीवाद का मतलब क्या होता है, पूंजीवाद से आप सब क्लियर होंगे, उदारवाद से भी आप सब क्लियर होंगे। 11th क्लास में आपने पूंजीवाद का अर्थ और उदारवाद का अर्थ समझा ही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब यूनियन सोवियत सोशलिज्म रिपब्लिक्स। एक बार मैं दोबारा बताती हूं, मैं लिख देती हूं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ऑब्जेक्टिव टाइप है, यूएसएसआर की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। यूएसएसआर को ही सोवियत संघ बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। यूएसएसआर को ही सोवियत संघ बोला जाता है। जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर में अगर हम विचारधारा की बात करें तो साम्यवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे। गुटों की बात करें तो अमेरिका पूर्वी गुट था, पश्चिमी गुट था। जो अमेरिका था वो पश्चिमी गुट का रखवाला था, पश्चिमी गुट में शामिल था। पश्चिमी गुट के जितने भी छोटे छोटे देश थे वो सब उसी के साथ थे। अगर हम सोवियत संघ की बात करें, यूएसएसआर की बात करें, तो यह साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था। और इसका गुट की बात करें, जैसे वो पूंजीवादी गुट था, इसके गुट की बात करें तो ये पूर्वी गुट में शामिल था, पूर्वी गठबंधन में शामिल था। पूछा जाता है पूंजीवादी और साम्यवादी। पूंजीवाद का नाम आते ही पश्चिमी गुट बता दोगे, पश्चिमी गुट अमेरिका, पूर्वी गुट सोवियत संघ। आगे कुछ और टर्म पूछी जाती है, पहली दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश, तीसरी दुनिया के देश। तो ये आज क्लियर कर लो, पहली दुनिया के देश यानी पहली दुनिया अमेरिका के लिए, इस पहली दुनिया जो टर्म है वो अमेरिका के लिए यूज किया गया। दूसरी दुनिया सोवियत संघ के लिए यूज किया गया। तीसरी दुनिया में जो नवस्वतंत्र देश थे NAM NAM, इस चैप्टर में मैं आगे जब पार्ट 2 एंड पार्ट 3 करेंगे उसमें मैं आपको NAM के बारे में भी समझाऊंगी। आपको थोड़ा बहुत सुना भी होगा आपने इसके बारे में। गुट निरपेक्षता को इंग्लिश में NAM बोला जाता है, नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, तो हम तीसरी दुनिया में जो नवस्वतंत्र देश थे, तीसरी दुनिया में कौन शामिल थे, जो नवस्वतंत्र देश थे, तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है कि पहली दुनिया में, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया में कौन से देश शामिल थे। इसके साथ एक चीज और है, ये तो आपको क्लियर हो गई होगी, आप थोड़ा सा स्टॉप करके इसको लिख भी सकते हैं। उसके बाद मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बारे में हम बात कर लेते हैं। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ही जो गुट थे वो बट गए थे मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच। अगर हम मित्र राष्ट्रों की बात करें, मित्र राष्ट्र, तो इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, ब्रिटेन, चलो हिंदी में लिख देती हूँ, अमेरिका, अब ज्यादा क्लियर हो रहा होगा, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये थे मित्र राष्ट्र। दूसरा धुरी राष्ट्र, ये भी पता होना चाहिए, मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्रों में पूरा विश्व बट गया था। जर्मनी, जापान, इटली, ये थे धुरी राष्ट्रों में। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दो ग्रुप में डिवाइड हो गया था।
शीत युद्ध भी क्लियर हो गया। शीत युद्ध के बाद साम्यवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा, साम्यवादी गुट, पूंजीवादी गुट, पश्चिमी गठबंधन, पूर्वी गठबंधन, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया, मित्र राष्ट्र, दूरी राष्ट्र, ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। आई होप सो सबको समझ आ रहा होगा। कंटिन्यू करते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, किसके ऊपर? मैंने बताया था शीत युद्ध और विश्व युद्ध में डिफरेंशिएशन बताऊंगी कि शीत युद्ध क्या है, विश्व युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध पहले आया या विश्व युद्ध पहले आया, या मेन क्या अंतर है दोनों में, शीत युद्ध और विश्व युद्ध में? तो पहले मैं बताती हूँ हमारे देश में 2 विश्व युद्ध हुए। विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा जन धन माल की हानि हुई, और हुई कब? तो अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो पहला विश्व युद्ध, मैं प्रथम लिख देती हूँ, प्रथम विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक रहा। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इन दोनों विश्व युद्धों में हमें बहुत ज्यादा जन की, लोगों की, माल की बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ी। पूरे वर्ल्ड में एक देश दूसरे देश से लड़ रहा था, अपने आप को पावरफुल दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब बात आती है, ये तो हो गया हमारा विश्व युद्ध, आगे बात आती है शीत युद्ध। शीत युद्ध, शीत युद्ध कब हुआ? 1945 के बाद, और कब तक? 1990 तक। ठीक है, 1990 तक रहा शीत युद्ध। कंप्लीटली शीत युद्ध समाप्त हो गया था। कब शीत युद्ध कब समाप्त हो गया था? सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ का विघटन होते ही नया राष्ट्र अस्तित्व में आया, रसिया। यूएसएसआर समाप्त हो गया और रसिया आ गया, इसका उत्तराधिकारी आ गया रशिया। जो रशिया था ये कहां से आया था? ये क्या कहीं और से आया था? नहीं, ये कहीं और से नहीं आया था। ठीक है, सोवियत संघ के ही 15 गणराज्य थे। ठीक है, उन्हीं में से एक था रशिया। तो रशिया पावरफुल था, तो रशिया को शीत युद्ध समाप्त हो गया था और रशिया सोवियत संघ को खत्म करते हुए, अपने अमेरिका से संबंध सुधारते हुए रशिया अस्तित्व में आ गया। अब बात करते हैं विश्व युद्ध और शीत युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध भी क्लियर, शीत युद्ध भी क्लियर हुआ। बस फर्क इतना है कि विश्व युद्ध में हथियारों से लड़ाई हुई थी, एटॉमिक बॉम्ब से लड़ाई हुई थी, और शीत युद्ध में सिर्फ विचारों की लड़ाई हुई थी, जन और माल की हानि ज्यादा नहीं हुई थी। अब बात करते हैं कि विश्व युद्ध समाप्त कैसे हुआ था। विश्व युद्ध समाप्त कैसे हुआ था? 1945 में विश्व युद्ध समाप्त ऐसे हुआ था कि अमेरिका ने जापान के 2 शहर थे, एक हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी। आई थिंक 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के दोनों शहरों पर परमाणु हमलों से हमला कर दिया। परमाणु हमला करने के बाद जापान की जो संपदा थी उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जन संपदा को, और आर्थिक रूप से भी जापान बहुत ज्यादा पिछड़ गया। जब 1945 में अमेरिका ने उनके ऊपर एटॉमिक बम गिरा दिए तो लोगों ने सवाल उठाया कि ऐसा क्यों किया। तो जापान को ध्वस्त करते हुए अमेरिका ने अपने आप को बचाने की कोशिश की और उसने कहा कि मैंने परमाणु बम जापान के दोनों शहरों पर इसलिए गिराए हैं, मैं देखना चाहता था कि कहीं जापान के पास हथियार तो नहीं है। उसने इस तरीके से इस परमाणु युद्ध से बचने की कोशिश की। तो 1945 में उसने परमाणु बम गिरा दिए और पूरे वर्ल्ड को पता लग गया कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? अमेरिका। तो लोगों के अपने अलग अलग विचार माने जाते हैं। बहुत से लोगों का विचार, जैसे अमेरिका का खुद का विचार ये है कि वो यह दिखाना चाहता था कि भाई मैं ये देखना चाह रहा हूं कि जापान के पास कोई परमाणु बम तो नहीं है, इसलिए मैंने वहां परमाणु बम गिराया। लेकिन एक्चुअल में ये था, जो मेन रीजन ये माना जाता है, इसका मेन रीजन ये है कि अमेरिका ने जापान के दोनों शहरों को, हिरोशिमा और नागासाकी को, इसलिए ध्वस्त किया था, वह दिखाना चाहता था कि पूरे वर्ल्ड में मेरे अलावा कोई ज्यादा पावरफुल नहीं है। यहीं से हमारा जो विश्व युद्ध है वो समाप्त हो गया था। लेकिन लोगों का आपस में जो मन मुटाव था वो अभी वैसा का वैसा ही था, लेकिन विश्व युद्ध की जगह उसने जो रूप ले लिया, शीत युद्ध का रूप
ले लिया। तभी से लोगों के बीच जो हथियारों की लड़ाई थी वो बंद हो गई थी और शीत युद्ध शुरू हो गया था। यह भी एक युद्ध था, बेशक हथियार वगैरह से नहीं हो रहा था, लेकिन विचारों से लड़ाई हो रही थी। तो ये शीत युद्ध शुरू हो गया और 1990 तक हमारा शीत युद्ध चला। इतना क्लियर हो गया। शीत युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, विश्व युद्ध और शीत युद्ध में क्या डिफरेंस है, कौन सी विचारधारा थी, मित्र राष्ट्र कौन से थे, धुरी राष्ट्र कौन से थे, पूंजीवाद, साम्यवाद, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और नए दुनिया या तीसरी दुनिया, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। ठीक, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया अर्थ, विश्व युद्ध और शीत युद्ध भी क्लियर हो गया। अब नई चीज आ गई, अवरोध। अवरोध क्या है? नई चीज आ गई, अवरोध। अवरोध किसे कहते हैं? अवरोध का मतलब है, पहले समझ लो फिर लिख लेना, ठीक है। पहले वर्बली में बता देती हूँ अवरोध है क्या। अवरोध का मतलब है, मान लो आप दो दोस्त हो, एक आप हो और एक मैं हूँ। हम अपना ही एग्जांपल लेते हैं, एक आप हो एक मैं हूँ, हम दोनों ही दोस्त हैं। अवरोध की स्थिति कब उत्पन्न होती है? मुझे पता है कि आपके पास 4 गन है और मेरे पास, आपको पता है कि आपके पास 4 गन है और आपको यह भी पता है कि मेरे पास 6 गन। क्लियर हुआ क्या? यानी आपके पास 4 बंदूकें हैं और मेरे पास 6, ये आपको पता है, लेकिन मुझे क्या पता है कि शायद आपके पास 8 बंदूकें हैं, आपके पास मुझसे ज्यादा एटॉमिक बॉम्ब है। अगर मैं आपसे लड़ूंगी तो मेरा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मैं पूरी ध्वस्त हो जाऊंगी, मैं पूरी की पूरी खत्म हो जाऊंगी, मेरा विनाश हो जाएगा। तो अवरोध में क्या होता है बेटा जी? अवरोध में होता है जब दो महाशक्तियों के बीच दोनों ये सोचने लगे कि इसके पास मुझसे ज्यादा पावर है और जो दूसरी महाशक्ति वो सोचने लगे कि मेरे पास तुझसे ज्यादा पावर है, मेरे पास तुझसे ज्यादा पावर है। आपस में दोनों यही सोचे कि इसके पास मुझसे ज्यादा और दूसरा वाला सोचे कि मेरे पास उससे कम है। जब दोनों ही ऐसी स्थिति में फंस जाए कि युद्ध ना करने की सोचे और दोनों को ये लगे कि अगर हम युद्ध करेंगे तो विनाश होगा और पता नहीं लगेगा कौन विजित होगा, तो ऐसी स्थिति को ही दोनों युद्ध ना करने की सोचते हैं और ऐसी स्थिति को ही किस नाम से जाना जाता है? अवरोध की स्थिति। लिखना जरूरी नहीं, समझना जरूरी है। क्या बोला मैंने? कि जब दोनों महाशक्ति इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाए कि उन्हें यह लगे कि अगर हम युद्ध करेंगे तो पता नहीं लगेगा कौन विजित होगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा। तो इस विचारधारा को सोचते हुए वो आपस में युद्ध ना करने की सोचते हैं। ऐसी विचारधारा को अवरोध की स्थिति बोला जाता है। आई थिंक सो समझ आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। 2 ध्रुवीय विश्व मैंने बता दिया। अब विश्व 2 ध्रुवों में बट गया। आई थिंक सो 2 ध्रुव मैंने भी तुम्हें बताए थे, क्लियर होगा, लेकिन मैं दोबारा बताती हूँ। अब आपको पता होना चाहिए, मेरे बोलने से पहले आपको पता होना चाहिए मैं क्या क्वेश्चन पूछूं, इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड। मैंने बोला 2 ध्रुव। अब विश्व 2 ध्रुवों में बट गया, पहला ध्रुव यानी और दूसरा ध्रुव। जो पहला ध्रुव था वो अमेरिका के हाथ में था और जो दूसरा ध्रुव था यूएसएसआर के हाथ में था। क्या बोला? 2 ध्रुवीय विश्व। ये सारा सीरीज है, शीत युद्ध वाला चैप्टर खोलोगे तो लाइन वाइज यही सारी चीजें आपको मिले। आज हम सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे कि महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करती हैं। जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां थी वो छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करती है, छोटे छोटे देश महाशक्तियों के साथ क्यों मिल जाते हैं, क्योंकि उनका भी कोई ना कोई प्रॉफिट होता होगा। यहाँ तक पढ़ेंगे। आप अपनी बुक शीत युद्ध का दौर चैप्टर 1 ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ तक शीत युद्ध महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करती है टॉपिक है, वहां तक आज हम क्लियर करेंगे पार्ट 1 में। लेकिन आप देखेंगे कि मैंने कुछ टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा क्राइसिस, वो मैंने छोड़ दिया है। वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, यानी जब हम नेक्स्ट वीडियो शुरू पार्ट 2 डालूंगी तो उस पार्ट 2 में आप सबसे पहले क्यूबा मिसाइल संकट समझेंगे और बाद में आगे का प्रोसेस हम देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं 2 ध्रुवों की, ठीक है। 2 ध्रुवों की बात करते हैं, जिसमें से पहला ध्रुव था अमेरिका और दूसरा ध्रुव था सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, यानी सोवियत संघ या यूएसएसआर बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है। अब 2 ध्रुव क्या था कि जो अमेरिका था वो अपने अलग से एक ध्रुव बना रहा था, अपना एक अलग से संगठन जोड़ता जा रहा था, अपनी विचारधारा के लोगों को जोड़ता जा रहा था,
जो अब उसकी विचारधारा मैंने बताई थी कैसी थी, पूंजीवादी विचारधारा थी, पूंजीवाद का समर्थन करने वाली विचारधारा थी। तो अमेरिका अपने साथ ऐसे ही देशों को जोड़ रहा था जो पूंजीवादी समर्थक थे, साथ साथ जो साम्यवादी विचारधारा को मानते थे उन्हें भी प्रेशराइज कर रहा था कि तुम भी पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाओ और मेरे साथ जुड़ जाओ। इसी तरीके से दूसरे देश जो यूएसएसआर था, दूसरा ध्रुव बोल सकते हैं, जो दूसरा ध्रुव था, दो ध्रुवीयता यही तो है, तो जो दूसरा ध्रुव था सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, इसके अंदर जितने भी साम्यवादी व्यवस्था या विचारधारा को मानने वाले, समाजवादी विचारधारा को मानने वाले देश थे, वो सब जुड़ते जा रहे थे। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया, दोनों ध्रुवों में लोगों की संख्या बढ़ती चली गई, देशों की संख्या बढ़ती चली गई, तो इन देशों ने अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए कुछ सैनिक संगठन बनाए। इन ध्रुवों ने अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए कुछ संगठन बनाए, जिसे हमने सैनिक संगठन का नाम दिया। क्या नाम दिया? सैनिक संगठन का नाम दिया। तो कुछ इन्होंने सैनिक संगठन बनाए, शीत युद्ध के दौरान इन्होंने कुछ सैनिक संगठन बनाए। अगर हम अमेरिका की बात करें, सैनिक संगठन बनाए, अमेरिका ने बनाए और सोवियत संघ ने बनाए, ठीक है, सोवियत यूनियन, अमेरिका ने बनाए और सोवियत संघ ने बनाए। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने नाटो, सीटो, SEATO, सीटो और सेंटो, और सोवियत संघ ने क्या बनाया था? वार्सा, हिंदी में लिख देती हूँ, वार्सा पैक्ट। अगर इंग्लिश वाले बच्चे भी एक बार अगर ध्यान से समझ लेंगे और फिर रेटिंग लगाएंगे तो इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अमेरिका ने अपने सैनिक संगठन कौन कौन से बनाए? अमेरिका ने अपना सैनिक संगठन बनाया नाटो, सीटो, सेंटो। पहले बात करते हैं नाटो संगठन की। नाटो क्या था? अमेरिका द्वारा बनाया गया एक सैनिक संगठन था। नाटो क्या था? अमेरिका द्वारा बनाया गया एक सैनिक संगठन था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। जैसे हम बात करते हैं सैनिक संगठनों की, सैनिक संगठन में अमेरिका के द्वारा बनाए गए कुछ सैनिक संगठन, सोवियत यूनियन के द्वारा बनाए गए सैनिक संगठन। अमेरिका के सैनिक संगठन की बात करें तो नाटो, सीटो, सेंटो। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में आपके एग्जाम में टर्म 1 में, कि इन चार ऑप्शन दे देंगे, नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा। पूछा जा सकता है कि दिए गए सैनिक संगठन में से वार्सा द्वारा बनाया गया सैनिक संगठन, तो आपको पता होगा कि वार्सा बनाया था सोवियत यूनियन ने, तो आप टिक कर देंगे। तो बड़े ध्यान से समझना है, अमेरिका ने नाटो, सीटो, सेंटो। अब हम बात करते हैं एक एक करके इन संगठनों की। पहले हम बात करते हैं नाटो की, थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, ठीक है। तो हम नाटो की बात करते हैं। नाटो एक सैनिक संगठन था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बेटा इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद करनी है, मैं फुल फॉर्म लिखवा दूंगी, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या था नाटो में? नाटो एक ऐसा सैनिक संगठन था जिसमें 12 देश शामिल थे। नाटो एक ऐसा सैनिक संगठन था जिसमें 12 देश शामिल थे, और इन 12 देशों ने मिलकर ये एक ऐसा सैनिक संगठन बनाया। कहा अगर हमारे किसी भी, सोवियत संघ को वार्निंग दी कि अगर हमारे किसी भी देश के ऊपर, 12 देश शामिल थे नाटो में, अगर हमारे किसी भी एक देश के ऊपर हमला होता है तो हम सब मिलकर बदला लेंगे। ये था नाटो संगठन। क्लियर हुआ क्या? कि नाटो अमेरिका द्वारा बनाया गया एक सैनिक संगठन था, और इन्होंने घोषणा की कि अगर हमारे किसी भी संगठन या किसी भी देश के ऊपर हमला होता है तो हम सभी अपने ऊपर हमला मानेंगे और सभी मिलकर उसका बदला लेंगे। ये था नाटो ने क्या घोषणा की थी, नाटो के क्या उद्देश्य थे। तो ये घोषणा और उद्देश्य में आ जाएगा। कब बना था? 1949 को बना था। नाटो 1949 को बना था। नाटो की अगर हम स्थापना की बात करें तो 1949 को बना था, ठीक है। कितने देश शामिल थे इसमें? 12 देश शामिल थे। यह भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें 12 देश शामिल थे। अब अमेरिका ने 2 संगठन और बनाए, सीटो और सेंटो, सेंट्रल एशिया के लिए और साउथ एशिया के लिए। सेंट्रल केंद्रीय व्यवस्था को चलाने के लिए और साउथ एशियन व्यवस्था को चलाने के लिए इन्होंने 2 संगठन बनाए। अब ये 2 संगठन क्यों बनाए? जब अमेरिका ने नाटो बना लिया तो सीटो और सेंटो क्यों बनाया? बेटा जी, अमेरिका ने सीटो और सेंटो दोनों संगठन इसलिए बनाए कि कहीं केंद्रीय भाग पर भी और साउथ ईस्ट
एशियन भाग पर भी, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर भी अमेरिका का जो पूंजीवादी जो व्यवस्था थी वो ना हट जाए, कहीं पूंजीवादी व्यवस्था के अलावा वहां साम्यवादी अपना प्रभुत्व ना जमा ले। इसीलिए साम्यवादी विचारधारा से बचाने के लिए, साम्यवादी विचारधारा से बचाने के लिए अमेरिका ने सीटो और सेंटो नाम के दो संगठन बनाए। अब क्लियर हो गया होगा। आगे सोवियत यूनियन ने क्या बनाया? सोवियत यूनियन ने बनाया वार्सा पैक्ट। सोवियत यूनियन ने, जब सोवियत संघ को पता लगा कि अमेरिका ने नाटो संगठन बना लिया है और नाटो एक इतना पावरफुल और सैनिक संगठन है, तो वार्सा ने, सोवियत संघ ने भी सोचा, अमेरिका ने तो बना लिया नाटो सीटो सेंटो, तो सोवियत संघ को पता लग गया। तो सोवियत संघ ने भी क्या सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बना लिया। उसी के विरोध में वार्सा पैक्ट बना लिया। वार्सा पैक्ट की जो स्थापना हुई थी, जो बना था 1955 में बना था। क्लियर हो गया। तो वार्सा पैक्ट भी अमेरिका के विरोध में, ठीक है, उसके विरुद्ध बनाया गया एक संगठन था, सैनिक संगठन। क्लियर हो गया इतना। पूंजीवादी गुट, साम्यवादी गुट, पहला ध्रुव, दूसरा ध्रुव, दो ध्रुवीयता क्या है और दो ध्रुवीयता के लिए चुनौती, सैनिक संगठन बन गए। अमेरिका ने कौन कौन से बनाए और सोवियत संघ ने कौन कौन से दो सैनिक संगठन बनाए। इतना क्लियर हो गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। शीत युद्ध के दौरान क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई शीत युद्ध के दौरान कौन कौन से सैनिक संगठन बने। मैंने भी बता दिया, नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, ये बने सारे के सारे शीत युद्ध के दौरान। आगे हम बात करते हैं कि जो महाशक्तियां हैं छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करती हैं। जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं वो छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करती हैं। ये छोटे देश बड़ी महाशक्तियों के साथ गठबंधन क्यों करते हैं। मेन तो हम महाशक्तियों की बात करते हैं कि महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन इसलिए करती हैं, या छोटे देश महाशक्तियों के साथ गठबंधन क्यों करते हैं। किसी भी तरीके से आए भाई गठबंधन, या हम भी किसी एक बड़े ग्रुप के साथ गठबंधन क्यों करते हैं, ठीक है, अपने लाभ के लिए करते हैं। कैसा लाभ हो सकता है? आर्थिक लाभ हो सकता है, सैनिक लाभ हो सकता है, सामाजिक लाभ हो सकता है। तो हम इनके लाभ की बात करते हैं कि गठबंधन क्यों करते थे। तो सबसे पहला कारण था संसाधन। उन्हें संसाधन मिल जाते थे, संसाधनों की उपलब्धता के लिए। अगला सैनिक ठिकानों के लिए। जो महाशक्तियां थी छोटे देशों के साथ गठबंधन इसलिए करती थी क्योंकि वो वहां पे अपने सैनिक ठिकाने बना सकते थे। एक एग्जांपल देके मैं बताती हूँ, वैसे तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में। जो सोवियत संघ ने, छोटा एक महाशक्ति थी, छोटा सा एक देश था, टापू बोल सकते हैं क्यूबा, और जो अमेरिका के तट से लगा हुआ था उसकी सपोर्ट ली सोवियत संघ ने और अपने सैनिक ठिकाने सादे क्यूबा में इकट्ठे कर दिए, एटॉमिक बॉम्ब वगैरह, और वहां हथियार वगैरह जखीरे के जखीरे इकट्ठे कर दिए। अमेरिका को इसकी खबर कम से कम 3 हफ्तों बाद लगी कि भाई अमेरिका को कि अब भाई मेरे ऊपर आक्रमण होने वाला और मेरा कम से कम 75% भाग नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसने सैनिक ठिकानों के रूप में सोवियत संघ ने क्यूबा का लाभ उठाया, क्योंकि क्यूबा भी तो एक छोटा सा द्वीपीय देश था। क्यूबा के बारे में बताऊंगी तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे महाशक्तियां और छोटे देशों के साथ क्यों गठबंधन करती है? भूक्षेत्र के लिए, भूमि के लिए, भूक्षेत्र के लिए। उसके बाद अगला आर्थिक मदद के लिए, सुरक्षा के लिए। ये सारे कारण है कि महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करती है। एक बार और देख लो, संसाधन, सैनिक ठिकानों के लिए, भूक्षेत्र के लिए, आर्थिक मदद, आर्थिक मदद पूरा करना है, आर्थिक मदद के लिए, सुरक्षा के लिए। ये सारे कारण है कि महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करती है। एक बार दोबारा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा शीत युद्ध। शीत युद्ध का मतलब समझा कि शीत युद्ध की डेफिनेशन क्या है, शीत युद्ध का क्या अर्थ है। फिर हमने शीत युद्ध किन दो देशों के बीच और पूरे विश्व में किस तरीके से फैला, विश्व युद्ध और शीत युद्ध में क्या अंतर है ये पढ़ा। मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा। पहली देश, दूसरे देश, तीसरे देश के बारे में पढ़ा। उसके बाद दो ध्रुवीयता के बाद पढ़ा कि दो ध्रुवीयता में क्या था, दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था किस तरीके से अस्तित्व में आया। उसके बाद हमने पढ़ा शीत युद्ध के दौरान सैनिक संगठन कौन कौन से थे, अमेरिका का सैनिक संगठन और सोवियत संघ का सैनिक संगठन क्यों अस्तित्व में आए, अस्तित्व में आने का क्या रीजन था, ये संगठन कब कब अस्तित्व में आए, कब बनाए गए, और लास्ट हमने पढ़ा कि महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करती है। उसके बाद मैंने बताया कि आपकी फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट
आज जो फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ यहीं तक पढ़ा, आपको भी ये तो समझना ही है। साथ साथ आपको शीत युद्ध वाली मतलब 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का जो लेसन 1 है शीत युद्ध का, वो उसमें से एक बार रीडिंग लगानी है और शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं अपने आप। जो नहीं समझ आए वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज मैंने कोशिश की है शीत युद्ध का दौर चैप्टर समझाने की, तो आप सब मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि सब बच्चों को इससे हेल्प मिल सके, वो इससे समझ सके और मुझे भी बता सके कि अब मुझे आगे क्या कराना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो उन्हें, ठीक है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं शीत युद्ध के पार्ट 2 अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हम शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं? क्यूबा मिसाइल संकट से, क्योंकि क्यूबा मिसाइल संकट मैंने बताया कि इस टॉपिक में हमने स्किप कर दिया है, वो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से अलग से ही समझाऊंगी। उसके लिए मुझे एक अलग वीडियो बनानी होगी, तभी आपको क्यूबा मिसाइल संकट समझ आएगा। क्लियर हुआ? अब आप सभी इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, इसे समझें, बुक की रीडिंग करें और हर एक चीज का बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन करें। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए गुड बाय और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिल सके। तब तक के लिए गुड।